दोस्तों नमस्कार। केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं। अम्ल, क्षार और लवण इस पाठ का नाम है और इसमें मैं महत्वपूर्ण 5 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। पहला प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अर्थात न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया रिएक्शन क्या है, जो 2 उदाहरण समझाइए। तीसरा है, मिक्स्ड सॉल्ट यानी मिश्रित लवण से आप क्या समझते हैं। और चौथा प्रश्न है दोस्तों, आप कैसे पता करोगे कि दी गई परख नलियाँ जो ए और बी हैं उनमें किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है। तथा 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अम्ल और क्षारक की प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है और कैसे निर्भर करती है। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ जाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं पहले प्रश्न का उत्तर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। दोस्तों आइए इसका उत्तर देखते हैं कि धातु और अम्ल की जब क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों ध्यान रखें कि जो है धातु, ये धातु यहाँ जिंक एक धातु है, जिंक के साथ यहाँ H2SO4 एक अम्ल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। यहाँ पर SO4 की वैलेंसी -2 होती है तो 2 यहाँ पे आता है, H की वैलेंसी 1 होती है, संयुक्ता 1 होती है, इसलिए 1 लिखा नहीं आता, तो फॉर्मूला बनता है H2SO4। दोस्तों ZnSO4 के साथ जब क्रिया होगी तो ZnSO4 बनेगा। ये जो जिंक है वो SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 नहीं है जिंक में, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी +2 और SO4 की -2 होती है, दोनों कट जाती है तो ZnSO4 फॉर्मूला बनता है। तो जिंक प्लस H2SO4 = ZnSO4 प्लस H2 यहाँ पर एक गैस निकली है। अब दोस्तों यहाँ पर ये H2 का आप साइन देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है साइन क्यों लगा हुआ है एरो का, इसका मतलब ये गैस का साइन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि धातु और अम्ल के साथ, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। Zn प्लस H2SO4 = ZnSO4 प्लस H2। अगला प्रश्न दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, आइए जानते हैं इसका उत्तर। दोस्तों किसी जलीय विलयन में H+ आयन और OH- आयन आपस में जब क्रिया करके जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों जब किसी जलीय विलयन में H+ आयन और OH- आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, जल का फॉर्मूला दोस्तों H2O होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा भी है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, यह क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं, यानी जो Na है यह इसके NO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो NaNO3 बनाता है, तथा ये OH जो है वो H के साथ अभिक्रिया करता है तो H2O अर्थात जल बनाता है। तो NaNO3 यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक लवण है। क्या है, एक लवण है ये, और ये जल बन गया। तो यानी अम्ल और क्षार, ये अम्ल है दोस्तों, ये क्षार है। अम्ल और क्षार ने जब अभिक्रिया की तो लवण और जल बनाया। ठीक है, इसी तरह से एक अन्य उदाहरण में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, K मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो OH जहाँ भी होगा वही हाइड्रोक्साइड होगा, तो KOH प्लस HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे कहते हैं। तो जब ये अभिक्रिया करते हैं तो K जो है वही Cl के साथ अभिक्रिया, जैसे Na ने NO3 के साथ की थी यहाँ पे, तो K जो है Cl के साथ अभिक्रिया करके KCl बनाता है, तथा जो है H और OH मिलके, जैसे यहाँ पे H और OH मिलके यहाँ पे जल बना रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी H और OH मिलके जल बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है अम्ल और क्षार मिलके जल और लवण बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तथा जब किसी जलीय विलयन में H+ आयन और OH- आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। मिश्रित लवण से आप क्या समझते हैं, मिश्रित लवण से आप यानी मिक्स्ड सॉल्ट से आप क्या समझते हैं, आइए जानते हैं इसका उत्तर। जब किसी विलयन में एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं, ऐसे लवण को मिश्रित लवण कहते हैं, या ऐसे विलयन को मिश्रित लवण कहते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं तो उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं।
उदाहरण क्या है इसका दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका एक अन्य उदाहरण भी है दोस्तों, माइक्रोकॉस्मिक लवण NaNH4 HPO4। ये है जो है आपका माइक्रोकॉस्मिक लवण इसे कहते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए अपने प्रश्न नंबर 4 की ओर। आप कैसे पता करोगे कि दी गई परख नली, आपको मान लो 2 परख नली दी गई हैं और किस एक में अम्ल एक में क्षार डाल दिया गया, आपको नहीं पता है कि किसमें अम्ल है किसमें क्षार है, तो आप कैसे पता करोगे? तो इसको आइए पता करते हैं हम। दोस्तों इसके लिए आपको लेना होगा एक लिटमस पेपर। मार्केट से 15 से 20 रुपए का एक लिटमस पेपर आता है, उसमें 100 स्ट्रिप होती हैं इस तरह के लाल कलर की, और एक नीले कलर में भी आता है। तो अगर आप लिटमस पेपर लाओगे, एक कागज़ होता है एक प्रकार का विशेष कागज़ होता है लिटमस पेपर, आप दुकान पे जाना, उससे कहना भैया लिटमस पेपर दे दो। तो लिटमस पेपर जो है आपको जब मिलेगा, लिटमस पेपर को आप ये परख नली में मान लो कि जो है अलग अलग जो है अम्लीय विलयन इसमें रखा हुआ, लेकिन आपको ये पता नहीं किसमें अम्ल है किसमें क्षार है, यानी कुछ यहाँ पर रंगीन या किसी तरह का कोई भी पानी पड़ा हुआ है, सिंपल जो है पड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता किसमें अम्ल है किसमें क्षार है, कैसे पता लगाओगे? तो जब आप एक मान लो परख नली पहली वाली, उस परख नली में इस लिटमस पेपर को डालोगे, सपोज दैट कि वो लिटमस पेपर जैसे ही डालोगे तो जो हिस्सा उसका अंदर पानी में होगा, यानी जो उसका विलयन में होगा, जो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो अम्ल पड़ा हुआ है, उस अम्ल में या क्षार में जैसे जाएगा, तो यहाँ पर अगर वो देखेंगे उसका कलर अगर चेंज हो जाता है, यानी लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर नीला। तो लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाता है तो इसका मतलब यह एक क्षारकीय विलयन है, इट मीन्स यह एक बेस है, ठीक है ना। तो एसिड और बेस दो होते हैं, तो बेस का हम कैसे पता लगाते हैं? लाल लिटमस पेपर को वो नीला कर देगा अगर ये बेस होगा तो। और अगर हम दूसरी परख नली में डालेंगे, हो सकता है कि उसमें जो है कलर चेंज ना हो, तो इसमें कलर चेंज नहीं होगा, तो आप समझ जाइए कि लाल लिटमस पेपर या फिर वो गहरा लाल हो जाएगा। तो यह लिटमस पेपर इसमें डालने पर अगर कलर चेंज नहीं करता या गहरा लाल वाला गहरा लाल हो जाता है, तो यह एक अम्लीय विलयन यानी एक एसिड होगा। तो इस तरह से आप पता लग सकते किस परख नली में एसिड है और किस में बेस है। लिटमस पेपर के थ्रू आप लाल लिटमस पेपर लाएंगे तो उसके तहत आपको ये पता लग जाएगा। नीला लिटमस पेपर अगर आप लाते हैं तो उससे भी आप पता लग सकते हो, उसमें अम्ल का जो है कलर चेंज होगा और उसमें बेस में कलर चेंज नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब हम 5वें प्रश्न में अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ये जो है हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर विदा होने वाले हैं। विदा होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द से जल्द जो है नई वीडियोस आप प्राप्त कर लें। सब्जेक्टिव वीडियोस, आपको यूजफुल वीडियोस हम देते हैं। अगर अभी तक आपके चारों प्रश्न समझ में आ गए हैं तो फिर आप एक बार डिसीजन ले सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता और आपको यूजफुल वीडियोज़ आपको अपने जो है मोबाइल पर यूट्यूब पर मिलते रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न है अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता किस पर निर्भर करती है या किस तथ्य पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं इसका उत्तर। दोस्तों अम्ल और क्षारक की निर्भरता जो है वो आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। आयनन की मात्रा, अब आयनन की मात्रा पर निर्भर किस तरह से करेगी? देखिए, अगर जो है आयनन की मात्रा में जो है आयनन की मात्रा अम्ल में जो है अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल जो अम्ल होता है उसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। अगर उसमें आयनन की मात्रा क्षारक अगर होगा तो क्षारक जो है, क्षारक की जो आयनन क्षमता है वो अधिक होगी तो वह प्रबल क्षारक कहलाएगा। तो आयनन की मात्रा पर आयनन की मात्रा जिसमें अधिक होगी, अम्ल में आयनन की मात्रा अम्ल में अधिक होगी तो प्रबल अम्ल होगा। अगर क्षारक की मात्रा उसमें बहुत प्रबल होगी तो वो प्रबल क्षारक होगा, ठीक है। लेकिन जब हम शुद्ध जल की बात करते हैं तो शुद्ध जल में जो है H+ आयन और OH आयन होते हैं, आपको पता ही है कि इससे जल बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि उसमें जो शुद्ध जल होता है उसमें H+ आयन और OH आयन जो है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए जो है वो जो है उसमें वो न्यूट्रल होता है एक तरह से। आप ये मान के चलें कि उसमें H+ आयन और OH- आयन जो है आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। अब जलीय विलयन जो होता है, कोई भी जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में सांद्रता पर भी निर्भर करता है। अगर जो है H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, H+ आयन की सांद्रता अगर उसमें अधिक है तो वो एक अम्ल होगा, तथा अगर OH- आयन की सांद्रता अधिक है तो वह एक क्षारकीय विलयन होगा। तो जलीय विलयन में भी जो है आप H+ आयन और OH- आयन के ऊपर जो है सांद्रता पर भी ये निर्भर करता है और आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है।
तो दोस्तों इस तरह से आज आपने पढ़े यहाँ पर 5 प्रश्न, जो टॉप 5 प्रश्न थे। अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बताना चाहूँगा कि ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों को तो इसमें बेनिफिट होगा, प्लस जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें भी ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको काम देने वाले हैं। एक्टिविटी में भी जो एक प्रश्न मैंने ये बताया था, ये आपको एक्टिविटी में कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नवीन सिंह बुटोला विस्ट को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।